आज हम पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में तीसरा अध्याय यानी तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चुनाव का मतलब क्या होता है? जब जनता किसी विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो उसे चुनाव या निर्वाचन मंडल कहते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, चुनाव का मतलब होता है जब जनता किसी विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव की जगह निर्वाचन शब्द का प्रयोग एग्जामिनर कर सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चुनाव या निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। दूसरा है प्रतिनिधित्व। आपने चैप्टर का नाम ही चुनाव और प्रतिनिधित्व है, तो चुनाव का आपने देख लिया परिभाषा। और प्रतिनिधित्व का क्या परिभाषा है यानी क्या अर्थ है? चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है उसे व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं। यानी जनता है जो जिस व्यक्ति को चुनती है संसद के लिए, विधानसभा के लिए, उस प्रतिनिधित्व को जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं। यानी चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर, जो चुनाव प्रक्रिया द्वारा जिस व्यक्ति यानी जो वोट मतलब चुनाव में खड़ा हो रहा है उस व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं। आपने इन दोनों की चैप्टर का अर्थ समझ लिया या कि हम चुनाव के बारे में बात करेंगे आज। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक बात याद रखें, इसे दो और अन्य नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। जो जीता वो सबसे आगे। इस प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की हर क्षेत्र से खड़ा हो जाएगा, यानी हर छोटे छोटे खड़े हो जाएंगे हर व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये मोटा मोटा आपको समझा दिया गया है। आप डेफिनेशन देखें, प्रत्येक नागरिक हर क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं, जो नागरिक हैं वो चुनाव लड़ने के लिए हर क्षेत्र से खड़े होंगे, लेकिन जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे विजयी घोषित कर देते हैं, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत और इंग्लैंड में ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके दो अन्य और नाम हैं जो एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों नामों का अधिक प्रयोग करता है, इसका कभी कभार करता है। तो आप ये दो नाम और लिखें और ध्यान रखें, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और जो जीता वो सबसे आगे, ये दो अन्य नाम हैं। सार्वभौमिक मताधिकार, आप इसे मोटा मोटा समझ सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, यानी आप किसी भी लिंग, जाति, धर्म, आयु के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप इस धर्म को, इस जाति को, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप 18 वर्ष के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। इसकी परिभाषा देख सकते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार किसी भी धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा और आयु के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु, यानी निश्चित आयु क्या है, 18 वर्ष प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। अब विशेष बहुमत के बारे में देख लें। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आगे का जो चैप्टर है उसे समझने में आप इजी वे में आप समझ सकें, आसानी से समझ सकें। इसलिए आपको ये डेफिनेशन ये एग्ज़ाम में पूछते भी हैं, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर में। विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी जो उपस्थित हों, जो मतदान करने वाले हों उसके 2/3 बहुमत, और संसद की कुल जनसंख्या का साधारण बहुमत, यानी जो संसद है उसकी जो कुल जनसंख्या है उसका साधारण बहुमत क्या कहलाता है, एक विशेष बहुमत कहलाता है। ये आपने डेफिनेशन देख ली। अब आगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसे हमने अपनाया तो है लेकिन कुछ चुनाव के लिए इसमें क्या होता है, एक पार्टी है वो सूची जारी कर देगी। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा, एक पार्टी होगी वो सूची जारी कर देगी और अपने उसी सूची से प्रतिनिधियों को प्राथमिकता सूची से चुन लेगी। और
उसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को इसमें इसमें मतदान प्रणाली व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, इसमें पार्टी को वोट मिलता है। इसमें समानुपातिक प्रणाली में क्या होता है, जो पार्टी है वो चुनाव से पहले एक सूची जारी कर देगी कि मेरे ये हैं चुनाव प्रतिनिधि, ये लड़ेंगे चुनाव हमारी तरफ से, और उसमें से चुन भी लेगी। अब इसमें क्या है, जो मतदाता है वो उस व्यक्ति को वोट ना देकर क्या करता है कि वह पार्टी को वोट देगा। इसमें ये आप मोटा मोटा ध्यान रखें, ये दो प्रकार की होती है, आगे डिस्कस करते हैं। आप पहले डेफिनेशन देखें। प्रत्येक पार्टी चुनाव में पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। यानी जो प्राथमिकता दी है उसने उसमें से चुन लिया। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, यानी मान लो 70 सीटें हैं, उसका कोटा जितना दिया जाता है, चुनाव की उस व्यवस्था में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलता है। यानी जो चुनाव हो रहा है, मान लो उतनी ही प्रतिशत सीट मिलेगी, कितना, जितना उसे वोट मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशियों को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कीजिए इत्यादि। आप ये शब्दों से क्वेश्चन पकड़ें, इसका आंसर है ये एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्य। इस एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी देश है उसको एक निर्वाचन मंडल में बांट देते हैं। एग्जाम्पल लिए इजराइल को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और उसमें सीटें हो जाती हैं, उसको चुनाव फिर कराया जाता है। अब इसमें देख लें, पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात से ही सीट दी जाती है। उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड, ये एक बात याद रखना, इजराइल और नीदरलैंड हैं बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। यानी बहुसदस्य क्या होता है कि इसमें एक देश को, मान लो भारत को, कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि पार्टी खड़ी कर देती है चुनाव के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देखें, पूरे देश को बहुसदस्यीय यानी बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देंगे। वहाँ पर पड़े मतों के अनुपात में दलों को सीट मिलती है, यानी याद रहे जो पार्टी है उसको सीट मिल रही है, उस सदस्य को नहीं। उदाहरण के लिए पुर्तगाल और अर्जेंटीना, ये याद रखें, ये दो दोस्त हैं। अब इसी का ही एक डेमो हमने इंडिया में भी रखा है। समानुपातिक प्रणाली को हमने इंडिया में किन किन चुनाव में अपने इस्तेमाल किया है, तो भारत में हमने समानुपातिक प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं उनके लिए सीमित रूप से अपनाया है। अप्रत्यक्ष चुनाव किस किस के होते हैं, राष्ट्रपति हम चुनते हैं, नहीं चुनते ना, उपराष्ट्रपति को भी हम नहीं चुनते, यानी जनता नहीं चुनती, राज्यसभा में भी जनता नहीं चुनती, निर्वाचन परिषद को भी जनता नहीं चुनती। ये अप्रत्यक्ष वाले हैं जो चुनाव होते हैं, उनको हमने समानुपातिक प्रणाली द्वारा चुना जाता है। यानी कि चुनाव के लिए समानुपातिक प्रणाली का 1/3 जटिल स्वरूप प्रणाली प्रस्तावित करता है। हमने 1, 2, 3, 4 ये 4 चुनाव के लिए याद रखना, ये जिनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा के लिए हमने समानुपातिक प्रणाली को अपनाया है। अगला है सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली। यानी हमने आगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पढ़ा था, उसका ही एक विशेषता है। और चुनाव प्रणाली की क्या विशेषता है, ये 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, एक बात याद रखना। पहला है ये सरल, ये बहुत इजी है, यानी प्रणाली इजी है, हर कोई इसमें वोट दे सकता है। यानी अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा हुआ लोग इसमें वोट कर सकते हैं। ये ज़्यादा जटिल नहीं है, बहुत इजी है, जाके बटन दबा दो। जो आपको प्रत्याशी अच्छा लगता है, जिसके कार्य अच्छे लगते हैं कि हाँ ये व्यक्ति भी हमारे क्षेत्र में अधिक काम किया है, ये मुझे पसंद है, जाके इसके सामने का बटन दबा दो। ईजी है, सरल है। दूसरा है चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। यानी जब एक क्षेत्र से क्या होता है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, कोई बीजेपी से लड़ रहा होता है, कोई आम आदमी पार्टी से लड़ रहा होता है, या मतलब कोई मान ले मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, छोटा क्षेत्रों से लड़ रहे होते हैं।
तो क्या होता है, जो मतदाता होता है, जो वोट डालने जाता है, उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। पार्टियों के चुनाव के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं कि मैं इस पार्टी के इस व्यक्ति को वोट दूंगा, नहीं नहीं मैं इस पार्टी के इस व्यक्ति को वोट दूंगा, इत्यादि विकल्प होते हैं। तीसरा है, यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त है, यानी जो इंडिया है, अपना देश है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है ये प्रणाली। चौथा है, मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ये अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता है। यानी जो मतदाता है वो उम्मीदवार को जानते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से। कैसे? क्योंकि वो क्षेत्र में वो रहते हैं और वो काम करवाया होता है। अगर अच्छा काम करवाते हो तो व्यक्तिगत रूप से लगाव हो जाता है और जानते हैं। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, यानी जब चुनाव होने के बाद, चुनाव से पहले जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो चुनाव से पहले बहुत से वादे मतलब वादे करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नहर करवा देंगे, सफाई करवा के रखेंगे, हर सुविधा देंगे। तो उसमें से कोई अगर कोई कार्य नहीं करने होते तो जनता उनसे पूछती है कि आपने ये वादा किया था और आप पूरा नहीं कर पाए, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे। तो यही है वो पॉइंट है इस प्रणाली में। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होगा, यानी जो प्रत्याशी है, जो चुनाव जीता हुआ उस क्षेत्र से, वो जनता के प्रति जवाबदेही होगा, वो हर सवालों के जवाब देगा, जनता को संतुष्ट रखेगा। अगला है, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें खर्च कम आता है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ये आपका टॉपिक हो गया। अगला है चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या होता है, या एग्जामिनर क्या कहता है, चुनाव आयोग क्या होता है, निबंध लिखिए, विवेचना कीजिए, बताइए। या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पूछ लिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है, सर ने हमें तो चुनाव आयोग बताया है। तो बात एक ही होती है, या तो चुनाव आयोग पूछे या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पूछे, ये दोनों का ही मतलब एक होता है। इसका स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 में हुई। इसमें ये 3 सदस्यीय होती है। इसमें एक जो चुनाव मुख्य मतलब हेड होता है और 2 सब हेड मान लो, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 चुनाव आयुक्त होंगे। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के अलावा कोई मतलब राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, इस अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया गया है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं, यानी जो पहले पूरी हो जाए इसमें। उसके बाद अब आप देखें, इसमें चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। ये 3 सदस्यों की है। इसमें एक चुनाव आयुक्त यानी जो मुख्य होता है, जो हेड होगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो सब हेड कहते हैं, जिसे एक बार व्यक्ति नियुक्त होने के बाद कार्यकाल पूरा करने से पहले केवल कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पे, याद रखना, इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पे होती है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, यानी इसकी कार्यकाल 6 वर्ष यानी या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले ख़त्म हो के लिए नियुक्त होता है। ये आप चुनाव आयोग की डेफिनेशन देख लें कि चुनाव आयोग होता क्या है। अगर पूछता है एग्जामिनर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है, तो आप इतना ही लिखें। अब एग्जामिनर क्या करता है, चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग को स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, कार्य बताइए। तो इसके 10 कार्य मैंने लिखे हैं, आप ये याद रखना। और छोटे छोटे पॉइंट में जितना बढ़िया शॉर्ट में लिखोगे, छोटे छोटे समझाते हुए, उतना ही बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करता है, यानी जो चुनाव किस क्षेत्र में होंगे, किस पोलिंग बूथ पे होंगे, कहाँ होंगे, उस क्षेत्र का निर्माण करता है। वो देखता है कि हाँ यहाँ चुनाव कराने लायक है, मतलब विधि विधान से चुनाव कराया जा सकता है, शांतिपूर्ण क्षेत्र का निर्माण करता है। मतदाता सूची का निर्माण करता है, यानी जो मतदाता सूची है
जिसे वोटर लिस्ट कहते हैं। अधिकतर आप देखते हो कि घर पे वोटर लिस्ट आती है, मम्मी पापा या बड़े भाई जिनकी उम्र 18+ हो जाती है, वोट डालने जाते हैं तो वोटर लिस्ट लेके जाते हैं अपना, उस सूची को तैयार करता है। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, यानी जो पार्टी होती हैं उनको मान्यता देगा कि हाँ ये पार्टी ठीक है, इनको मान्यता दे दो, ये चुनाव अपना लड़ सकती हैं। चौथा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देती हैं। आप देखते हो बीजेपी का कमल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, कांग्रेस का हाथ है, हाथ का पंजा है, इत्यादि जितनी पार्टियां उनको जो निशान मिलते हैं ना, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, इसमें देखना राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देता है और उसके सभी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह देता है। याद रखना ये सभी जो चुनाव से रिलेटेड हैं, जो पार्टियां हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार, उन सभी को चिन्ह देगा। ठीक है। छठा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। कौन? चुनाव आयोग या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। किसके किसके चुनाव कराएगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। सातवां है चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्चों की सीमा तय करता है। यानी खर्चों की क्या सीमा होगी? चुनाव अगर पार्टी चाहे तो पता नहीं कितने लाखों लाख करोड़ों रुपए अपना खर्च कर देती है, लेकिन चुनाव आयुक्त है भ्रष्टाचार ना बढ़े इसकी वजह से एक सीमा तय कर देती है कि आप इससे ज़्यादा किसी क्षेत्र या मतलब आप इससे ज़्यादा आप अपनी पार्टी पे खर्च नहीं कर सकते। आप इस पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त की तरफ से आता था, हर एक पार्टी की जब भी रैली निकलेगी एक रहेगा, वो चुनाव में खर्च नोट करेगा कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। बाद में खर्चों का लिस्ट, अगर किसी पार्टी पे अधिक सीमा से अधिक खर्च पाया गया तो उस पार्टी पे पेनल्टी लगती है जो पार्टी के नेताओं को भरनी पड़ती है। आठवां पॉइंट है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी स्वतंत्र पूर्ण से निष्पक्ष चुनाव कराती है। नौवां है चुनाव होने की तिथि और उसके परिणामों को घोषित करने की तिथि, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतगणना तिथि घोषित करता है। यानी जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है वो चुनाव होने की जो तिथि है वो बताएगा, उसका जो परिणाम होगा वो घोषित करने की तिथि बताएगा कि इस दिन रिजल्ट आएगा जी, इस दिन चुनाव जो हुए हैं और इस दिन रिजल्ट आएगा। नामांकन प्रक्रिया, यानी जो चुनाव का नामांकन कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं भर रहा हूँ और मैं चुनावी क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, उसकी प्रक्रिया करने की जो तिथि है वो बताएगा कि ये तिथि इस दिन से भरे जाएगी और इस दिन भरने की लास्ट डेट है। मतगणना होती है, तिथि घोषित करता है। अब 10वां है आचार संहिता लागू करता है राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए। ये 10 पॉइंट हो गए, 10 कार्य मैंने आपको बता दिए। अब इसमें चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में ये 4 नंबर में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, तो आप याद रख लें। प्रत्यक्ष ये रहा चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष इस पेज के बाद में है, हम डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वर्तमान समय में जनसंख्या अधिक होने तथा देश के बड़े होने के कारण जनता की शासन व्यवस्था में सीधी भागीदारी करना कठिन है, इसीलिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो शासन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। उदाहरण भारत, यूके और इंग्लैंड, ये 3 देश हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इसमें जनता सीधे अपना एक प्रतिनिधि चुनेगी, वो प्रतिनिधि क्या करेगा, अपना शासन, अपना भागीदारी निभाएगा, शासन में जनता के कल्याण में कार्य करेगा। इसमें सीधा सीधा आप समझ लें कि जनता सीधे उस काम को नहीं करेगी, वो किसी से करवाएगी, यानी कि प्रतिनिधि चुनेगी वो, और वो प्रतिनिधि वो बाकी आगे का काम करेगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वह प्रणाली जिसमें जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी करती है। यानी पहले क्या होता था, इलाके मतलब ग्राम सभा का उदाहरण ले सकते हैं हम, ये पिछले प्रीवियस में पूछा भी था कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का कोई उदाहरण बताइए, तो ग्राम सभा है इसका। ये क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, इसमें जनता सीधे शासन प्रणाली अपना इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, वह प्रणाली जिसमें जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी करे कि हाँ जी ये गलत है और नहीं ये सही है।
यानी कोई कार्य हो रहा है तो जनता सीधे शासन प्रणाली में जाकर कह सकती है नहीं जी ये गलत है और ये सही है। ठीक है। उदाहरण के लिए यूनान के नगर और वर्तमान समय में भारत में ग्राम सभा के जो चुनाव होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। एक उदाहरण पूछा था कि जिसका उदाहरण नाम आप लिख सकते हैं ग्राम सभा। प्रत्येक निर्वाचन मंडल स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाए जिसमें एक विशेष समुदाय का व्यक्तिगत ही चुनाव लड़ेगा तथा उसी समुदाय के लोग उसे वोट डाल सकेंगे और इस व्यवस्था में सांप्रदायिक एकता को ठेस पहुंचती थी। यानी पृथक निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ होता है, मतलब जो ब्रिटिश स्वतंत्रता से जो पहले थी ब्रिटिश सरकार वो क्या करती थी, निर्वाचन जब चुनाव होते थे वो किसी जैसे कि जो समुदाय हो उसकी ही व्यक्ति को खड़ा करेगा और वही चुनाव लड़ाएगा और उसी समुदाय का ही व्यक्ति उसे वोट डालेगा और बाकी किसी समुदाय का नहीं डालेगा। इससे क्या हो गया, सांप्रदायिक एकता को ठेस पहुंचने लगी। आरक्षण का क्या अर्थ होता है, आरक्षण का मतलब होता है कि छूट देना किसी विशेष को, मतलब कोई गरीब है, कोई गरीब है, निचली जाति का है, उसको आरक्षण देना मतलब थोड़ी बहुत छूट दे देना आरक्षण कहलाता है। जैसे कि SC ST OBC को दिया गया है आरक्षण संविधान में, उसी टाइप का है। वही आरक्षण क्या है, भारत के संविधान द्वारा संसद या राज्य विधानसभा में सभी वर्गों को सामान्य प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था की गई है। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के स्वतंत्रता से पहले काफ़ी समय तक शोषण होता रहा है। यानी जो जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो जो SC ST थी या OBC थी उसको, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थे, उनका शोषण होता रहता। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उन्हें समाज के अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए उनके विशेष सुविधा देने का निर्माण किया। उदाहरण के लिए आप दो उदाहरण दे सकते हैं। लोकसभा 543 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं, नौकरियों में भी उन्हें 22% स्थान देने का निरीक्षण किया जाता है। यानी किन्हें, SC ST और OBC। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। यानी ये एक स्टार है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण कौन, परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। जो परिसीमन आयोग है संसद में उसका आयोग के आधार पर किया जाता है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब भारत चुनाव प्रक्रिया के चरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस में पूछा था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें लिखे तो लिखे क्या, हम प्रक्रिया पूछी थी उसका चरण। बहुत से बच्चों ने आंसर गलत लिखा। मैंने बात किया बच्चों से तो उसमें से बता रहे समझ में ही नहीं आया कि इसमें बताया गया चुनाव जब भारत में होते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे कैसे गुजरता है। मतलब एक एक स्टेप पूछा था कि पहले चुनाव सूची तैयार होती है, चुनाव की तिथि बताई जाए, मतलब वो वाले स्टेप पूछे गए थे। आपको मैं बताता हूँ इसको लिखने का क्या तरीका है। जो मैंने लिखा है ये थोड़ा छोटे में है, आप इसे बड़े में जैसे कि गोल सर्कल में बना सकते हैं और थोड़ा ये तीर को बड़ा करके और थोड़े थोड़े स्पेस में लिख सकते हैं, या नंबर वाइज लिख सकते हैं कि 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये पे। आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना, यानी पहले जब चुनाव प्रक्रिया का चरण का पहला चरण होगा अधिसूचना जारी करना कि क्या अधिसूचना, कि इस दिन से चुनाव होंगे, इस दिन से चुनाव होंगे या इस महीने से चुनाव होंगे। चुनाव की तिथि घोषित करना, यानी वो डेट बता देना कि इस दिन वोट डलेंगे। चुनाव की तिथि बता देना कि इस दिन। आवेदन करने, यानी जो चुनाव लड़ेगा उसको आवेदन करने, यानी अपना नाम भरने के लिए मैं आवेदन करता हूँ कि मैं ये फलाना मैं चुनाव लड़ूंगा इस क्षेत्र से, वो आवेदन करने की। नाम वापस लेने की तिथि, यानी क्या होता है बहुत से लोग
आ जाते हैं कि हाँ मैं इस क्षेत्र से जीतूंगा, और बाद में ये होता है कि नहीं मैं अब जीत नहीं पाऊंगा, अब मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। तो नाम वापस लेने के लिए किससे नाम वापस ले, चुनाव लड़ने की, जो लड़ने की भरे थे ना ये आवेदन करने, अब यहाँ वहाँ नाम वापस लेने की बात हो गई। अब क्या होता है, चुनाव प्रचार और तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, ये चुनाव आयोग ही बताएगा चुनाव प्रचार कब होकर किया जाएगा, और चुनाव पर निगरानी करना ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। ये हो गया चरण आगे, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा आदेश आवेदन करना, ये चौथा नाम वापस ले रहे हैं, ये पांचवा आप क्या चरण है कि चुनाव प्रचार कब होंगे। छठा, आप छठा देख सकते हैं, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कौन नियुक्ति, जिन टीचरों की ड्यूटी लगती है और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कि आप इस क्षेत्र में चुनाव के क्षेत्र देखें, इस क्षेत्र को देखें। सातवां, मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान केंद्रों की स्थापना स्कूल में, इंस्टीट्यूट में। आप देखते हो अधिकतर गवर्नमेंट जब चुनाव होते थे तो स्कूल में हमारे क्या होता था कि छुट्टी करा देते कि चुनाव है आज जाओ और मतदान तैयार होंगे। केंद्रों की स्थापना करना, सातवां। आठवां क्या हो सकेगा, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना, जो तिथि तय हुई थी उस पर यहाँ दूसरे नंबर पे ये तिथि यहाँ तय हुई तो उस पर चुनाव स्वतंत्र करवाए, निष्पक्ष कराना। नौवां, मतगणना करना। 10वां, चुनाव परिणाम घोषित करना। ये लास्ट है आपका चुनाव प्रक्रिया, यहाँ आपके चरण खत्म हो जाते हैं। इसमें पूछता है भारत की चुनाव प्रणाली के चरणों की बताइए, चरणों की व्यवस्था कीजिए, यानी चरणों के प्रक्रिया बताइए कैसे कैसे चुनाव होता है। तो ये 10 चरणों में होता है चुनाव। अब लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, आप ये देखेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व रहता है, क्यों अब चुनाव महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता का भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा, यानी जनता के अनुसार काम करेगा, जनमत के अनुसार काम करेगा, उसके खिलाफ जाके काम नहीं करेगा। तीसरा, इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व रहता है वो आपको बताने हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा, लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है। पांचवा, नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व ही है। छठा, उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ये 6 पॉइंट हो गए आपके। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अंतर बताने होते हैं, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। अगर फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा तो सेकंड टर्म में पूछेगा, अगर फर्स्ट टर्म में पूछ लिया तो सेकंड टर्म में नहीं पूछेगा। इस बात का याद रखें, लेकिन ये आएगा जरूर कभी ना कभी। तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत का मतलब होता है पूरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी एक देश को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दो और बहुत सारे निर्वाचित कर दो, निर्वाचित प्रत्यक्ष व्यक्ति खड़े कर दो चुनाव के लिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में पिछले हमने ये डिस्कस किया था, समानुपातिक और सर्वाधिक वोट या फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, जो जीता अधिक, ये वही वाला है, याद रखना आप। और ये समानुपातिक, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इजराइल वाला उदाहरण याद है, पूरा का पूरा क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। दूसरा, हर निर्वाचन क्षेत्र में से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी जो क्षेत्र है हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इसमें आप दूसरा देख सकते हैं, समानुपातिक में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। तीसरा,
सर्वाधिक वाले से मतदान प्रत्याशी को वोट देता है। जो मतदाता है वो प्रत्याशी को वोट देगा और समानुपातिक में जो मतदाता वो पार्टी को वोट देता है। चौथा, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीट हासिल होती है, यानी जितनी वोट मिलेंगे उतनी सीट मिलेगी। पांचवा, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों की बहुमत 50% प्लस 1 मिले। विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होता है। अब छठा उदाहरण देख लें आप, यूनाइटेड किंगडम और भारत, इसमें इजराइल और नीदरलैंड, ये याद रखना उदाहरण आप लोग। ये डेफिनेशन हमेशा मतलब ये अंतर हमेशा पूछता है, ये अंतर है इन दोनों में, ये अंतर। अगला है चुनाव प्रणाली में सुधार। क्या सुधार होने चाहिए चुनाव प्रणाली में? चुनाव प्रणाली में कमियां, सुधार, हम चुनाव प्रणाली में कैसे सुधार कर सकते हैं? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि चुनाव प्रणाली में सुधार हो सके? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? इन 4 शब्दों से, चुनाव प्रणाली में सुधार, क्या सुधार किए जा सकते हैं? पहला सुधार आप कर सकते हैं, यथासंभव त्रुटिहित मतदाता सूची की व्यवस्था की जाए। यानी जो मतदाता सूची बना रहे हैं उसको क्या करें, जो गलतियां होती हैं, जैसे कि बहुत से क्या होते हैं, लोग मर जाते हैं व्यक्ति, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम आ ही रहा होता है। आप समझे? व्यक्ति ख़त्म हो गया है या कहीं चला गया है, विदेश चला गया है, लेकिन फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही व्यक्ति के 2-2 वोटर लिस्ट ना होते हैं, तो वो त्रुटिहित मतदाता सूची उसको सही की जाए। बहुउद्देशीय पहचान पत्र प्रत्येक मतदाता के लिए अनिवार्य है, दूसरा हो गया। तीसरा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य। ईवीएम, याद रखना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य हो। चौथा है, मतदाता केंद्रों पर कब्जा किए जाने जैसे अपराधों के लिए चुनाव रद्द किए जाने अथवा दोबारा मतदान की आज्ञा देने के लिए निर्वाचन आयोग को पूर्णतः समक्ष हो। यानी किसी मतदाता पे मतदान केंद्र पे कब्जा हो, अपराधित हो, चुनाव मतलब छेड़छाड़ की जाए, तो दोबारा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को पूर्णतः समक्ष हो कि मैं दोबारा चुनाव करा सकता हूँ। पाँचवा, अधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियो तथा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्रों का प्रयोग किया जाए। अधिक संवेदनशील मतदाता केंद्रों पर, यानी जहाँ लगता है गवर्नमेंट को, चुनाव आयोग को कि हाँ ये यहाँ धांधली हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, वहाँ क्या करे, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करे। छठा, चुनाव अभियान के बीच सांप्रदायिक तथा जातीय भेदभाव फैलाने के लिए अनिवार्य कारावास की सजा तथा सदस्यता के लिए उपयोग घोषित। सातवां, जिन व्यक्तियों पर किन्हीं न्यायालयों द्वारा गंभीर अभियोग यानी चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित, यानी जिन पे मुकदमा चल रहा हो, जिन व्यक्तियों पर उनको चुनाव नहीं लड़ना दिया, उनके लिए आवेदन पत्र, नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाए। आठवां, चुनाव में धन का प्रभाव पर नियंत्रण। जो खर्चा होता है चुनाव पार्टी में, देखते हैं आप, दारू शराब, खाना पीना, पार्टी पैसे लिफाफों में भर के दिया, उसके प्रभाव पर नियंत्रण किया जाए, तब चुनाव प्रणाली में सुधार हो सकता है। नौवां, संसदीय एवं विधान सदस्यों में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव हो। 10वां, जिन उम्मीदवारों को 25% से कम मत मिले उनकी जमानत जब्त हो जाए। यानी जो 25% वोट ना मिले किसी व्यक्ति को, तो उसकी जमानत क्या की जाए, जब्त कर लिया जाए। ये 6 नंबर में, 4 नंबर में पूछे, मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, आप 10 में से 4-6 याद कर लेंगे तो भी बेटर कर लेंगे आप। अब चुनाव प्रणाली के दोष, क्या चुनाव प्रणाली के क्या दोष रहे हैं उस पे। वोटों का खरीदा जाना, यानी जो चुनाव के समय 500 की नोटों में वोट बिक जाते हैं, दारू बढ़ जाती हैं कि हाँ जी हाँ,
धन का अधिकतम व्यय यानी खर्चा, दारू, पार्टी इत्यादि वो तो चुनाव प्रणाली में खर्च होते हैं। धुआंधार पैसे उड़ते हैं। सांप्रदायिकता का फैलना यानी सांप्रदायिक फैलना, जैसे कि हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना, जाति के आधार पे वोट लेना, इन सब पे बैन। लोग लुभावनावाद वादे करके यानी बहुत सारे ऐसे झूठे वादे करके वोट लेना। दोष या कमियां याद रखना, पिछली बार में कमियां पूछ लिया था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। दोष और कमियां एक ही होती हैं। लोग लुभावना वाले वादे यानी ये वैसे वादे होते हैं जो बहुत सारे झूठे वादे करते हैं और काम इन पे होना ही नहीं है। अपराधियों की बढ़ती भागीदारी यानी जिन पे जो वो भी चुनाव लड़ जाते हैं जिन पे मुकदमा चल रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार मैं अगर जीत गया इस क्षेत्र से तो मुझे सज़ा मुझे हो नहीं सकती। अपराधी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। छठा, हिंसा, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना यानी दंगे करवा दो, उसके बाद फिर सहानुभूति दो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, उससे फुसला के जनता को अपनी तरफ ले आओ। जाति के आधार पे वोट मांग लो कि नहीं जी हम आपकी जाति का विकास ज़्यादा करेंगे। धर्म के नाम पे मान लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, आप सिख ईसाई कर लो, इत्यादि धर्मों के नाम पर वोट मांग लेते हैं। अब स्टार पॉइंट ये एक एक नंबर वाले, ये सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये प्रीवियस में पूछा था। वर्तमान में सुशील चंद्र हैं। एक बात याद रखना, प्रथम जो कौन थे, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वर्तमान में सुशील चंद्र हैं। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष वयस्क आयु कर दिया गया। एक बात याद रखने, 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा जो 21 आयु जो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में अंतर पूछता है। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अंतर। पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र देख, आरक्षित देख लें। क्षेत्र में व्यवस्था से अभिप्राय है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी उसी सदस्य या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए यह सीट आरक्षित है। दोबारा देखें, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था में से अभिप्राय है, क्या मतलब इसका, कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए ये सीट आरक्षित होगी। यानी आरक्षित का मतलब होता है अगर ये एससी के लिए सीट है तो एससी का ही व्यक्ति उस पर बैठेगा, एसटी के लिए तो एसटी का ही व्यक्ति निर्वाचित होगा, ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए ही होगा। पृथक निर्वाचन मंडल का स्थान अंग्रेजी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डालेंगे। यानी पृथक निर्वाचन मंडल जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि वोट हो तो जो व्यक्ति जिस समुदाय से खड़ा है उसको वोट उसी के समुदाय के लोग दें और दूसरे ना दें। एक स्टार पॉइंट है इन्हीं का। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने इस व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया। किस व्यवस्था को? आरक्षित क्षेत्र को और पृथक निर्वाचन क्षेत्र को। ये पृथक वाला जो है इन सभी को, इनमें क्या बताया, जब आप अंतर बताएं तो ये एक स्टार पॉइंट इस पर जरूर बताए, लिखे बताया और कहा कि इसमें समाज में एकता नहीं हो पाएगी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यानी जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसका मंडल व्यवस्था के लिए अभिशाप रही है। भारत का विभाजन कराने में इस व्यवस्था का भी सहयोग रहा है। किसका? पृथक निर्वाचन मंडल में। आपको पता है ना, जो समुदाय उसी समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा, एक ही समुदाय उसी व्यक्ति को वोट देंगे उसी के समुदाय वाले, और दूसरे समुदाय व्यक्ति को कुछ नहीं करेंगे। अगला है परिसीमन आयोग या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। परिसीमन आयोग पूछे या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण पूछे तो आप इसमें बताएंगे, पहला पॉइंट बताएंगे, भारत में कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या निर्णय एक स्वतंत्र संस्था यानी परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाएगा। यानी
जो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होते हैं SC ST OBC के लिए, वो कौन से क्षेत्र होंगे, ये स्वतंत्र कौन निर्णय करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। ये बताएगा परिसीमन आयोग कि ये क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र SC ST के लिए निरक्षित हैं, आरक्षित हैं। दूसरा है राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है। कौन करेगा परिसीमन आयोग का गठन? राष्ट्रपति। तीसरा है यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। चौथा है इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। पांचवा, प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होता है। छठा, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है, यानी कितनी जनसंख्या ये देखेगा। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। यानी परिसीमन आयोग क्या करेगा, वो देखेगा कि इस क्षेत्र में SC ज़्यादा हैं तो उसके लिए वो रिजर्व कर देगा, इसमें देखेगा उसकी मैंने ST ज़्यादा हैं तो उसके लिए वो रिजर्व कर देगा। सातवां है आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जनजाति का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह उन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप हो सके। यानी अगर क्षेत्र में ज़्यादा है तो ऐसे डिवीज़न मतलब ऐसे भागों में बांटेगा कि वो समान क्षेत्रों में बटे जाएं, ताकि किसी का एक क्षेत्र में कोई वर्चस्व ना रहे। अगर किसी ऐसा कर दिया जाएगा कि अगर किसी विशेष जाति के क्षेत्र को एक करके चुनाव लड़ा दिया जाएगा तो जातिवाद हो जाएगा, और अन्य जाति अगर थोड़े बहुत रहेंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कार्टून, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु आर्थ भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। यानी जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति हो तब चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सभा है। अनुच्छेद 324(1) आपकी बुक में ही अनुच्छेद है, लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं, तो ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि आपकी जो बुकों में अनुच्छेद है उसको भी ज़रूर पढ़ें। अनुच्छेद 324(1) में इस संविधान के अधिनियम संसद द्वारा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचित नामपालिका तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एवं आयोग में निहित होगा, जिन्हें इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अब कार्टून, इसमें कार्टून पे डिस्कस करेंगे। NCERT 61 पे याद रखें, NCERT 61 पे है एक कार्टून। 61 ये रहा, ये कार्टून एक 61 पे है, एक 67 पे है। ये कार्टून आप ध्यान से देखें। ये वाला कार्टून प्रीवियस में पूछा गया है, बहुत बार पूछता है कार्टून, चुनाव आयोग से रिलेटेड है। NCERT में 61 पेज नंबर पे है, ये 61 पेज नंबर पे है। ये कार्टून ध्यान रखें। चित्र कार्टून में भीमकाय कांग्रेस के आगे विपक्ष और बौने के रूप में दिखाया गया है। यानी इस कार्टून में पूछा गया क्वेश्चन कि जो विपक्ष है उसको किस में दिखाया गया है,
कार्टून में भीमकाय कांग्रेस के आगे जो बड़ी इतनी बड़ी कांग्रेस के आगे जो कार्टून है आगे विपक्ष के एक बौने के रूप में जो विपक्ष है, छोटा सा व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसको विपक्ष बताया गया है। ये छोटा सा व्यक्ति है, इसको विपक्ष के रूप में बताया गया है। हाँ, ये छोटा सा व्यक्ति है जो विपक्ष के रूप में बताए। क्या ये हमारे दूसरा है, क्या ये हमारी निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? यह निर्वाचन रूप से हमारी निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था, क्योंकि इस प्रणाली में बड़े दलों या गठबंधनों को मतों के अनुपात से अधिक सीट मिल जाती है। उदाहरण, चुनाव प्रणाली। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के कारण 1984 में कांग्रेस को 543 में से 415 सीटें प्राप्त थी, जिसकी वोट केवल 48% था। इसमें ये विपक्ष को दिखाया गया है और ये चुनाव का प्रणाली में बताया गया है। ये इसका आंसर है। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पूछा गया था। अब एक है ये वाला, ध्यान रखिए, 67 पे कार्टून है। ये कार्टून पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है इनका, और ये अडल्ट वोट हाथी को दिखाया गया। अडल्ट वोट में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता है? ये पहला क्वेश्चन था इसमें। प्रथम आम चुनाव में विशाल मतदाताओं को नियंत्रण करने के सफल मतदान करवाना। किस समस्या को? विशाल मतदाता, अडल्ट वोट्स में। हाथी की पूंछ खींचने वाला नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये एक बात याद रखना, ये हाथी की पूंछ खींचना किसकी ओर इशारा करता है? अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास है। चौथा, प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय ध्रुवी की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये इसमें कि मतदाता ध्रुवी की संज्ञा किसको ने दी थी सरकार को? तो इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगला है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।